मैं हूं राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। आज शुरुआत में टाटा पावर क्यों है स्क्रीन पे, इससे अभी नहीं होना चाहिए था। खैर, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें नहीं होना चाहिए या सही समय पे होना चाहिए, और जैसे मुझे आपके सामने, दर्शकों के सामने सही समय पे होना चाहिए था। आज की जो भी देरी हुई है 20 मिनट की, ये पूरी की पूरी गलती मेरी है। ठीक है, शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। और यहाँ पर आज दिन भर जो उठापटक रही, एक दिन पहले हमें बाजार में लग रहा था जैसे गजब का पैनिक है। हालांकि नुकसान बहुत ज़्यादा एक दिन के हिसाब से या परसेंटेज के लिहाज से बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसके मुकाबले बाजार में घबराहट ज़्यादा थी। आज शुरुआत में भी लगा कि हाँ, वो घबराहट कंटिन्यू हो रही है क्या, लेकिन फिर बाजार संभल गया काफ़ी हद तक। लेकिन अंत होते होते एक बार फिर से लाली लौटी है थोड़ी सी। तो सुमेश, आप बताइए, ये सब जो चल रहा है बाजार में, ये तूफान निकल गया उसके बाद, मतलब थोड़ा बहुत जो हवा साए-साए करती है वैसा रहता है, या अभी तूफान शुरू हुआ है? जी, रजी देखिए आज मैंने काफ़ी बात किया था 24,400 का, जिसके पास हम आए हैं। तो आज की चीज़ को, आज से मार्केट को डील करने के लिए ना, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं। चूँकि मेरा थोड़ा गज़नी प्रॉपर्टी है, तो मैं लिख लेता हूँ, इसको सिलसिलेवार तरीके से लोगों को बता पाऊँ। क्योंकि मैं आज इनको ये बताने वाला हूँ कि मैंने अभी तक क्या किया इस फ़ाइनेंशियल ईयर में और इसको कैसे प्ले किया जा सकता है अभी तक, या इसके आगे कैसे प्ले किया जा सकता है। मेबी ये मेरे लोगों को भी समझ में आएगा कि मैंने उनके लिए क्या किया, और जो इस प्रोग्राम को इस शो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अपनी प्लानिंग कैसे करेंगे। एक-एक ग्रैन्युलर डिटेल 2-3 मिनट में आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं हमेशा इस चीज़ पे एम्फसाइज़ करता था कि एक रेगुलर प्रॉफ़िट बुकिंग होनी चाहिए विथ एट सर्टेन लेवल्स। पॉसिबली मैं उस पॉइंट को आज एक छोटे तरीके से कम प्रूव तो कर पाया कि क्यों मैं कहता था कि एक रेगुलर इंटरवल पे प्रॉफ़िट बुकिंग होनी चाहिए और रीइन्वेस्टमेंट बेटर स्टॉक्स में होने चाहिए। कैसे, मैं वो भी बताता हूँ। तो अभी तक हमने इस फ़ाइनेंशियल ईयर को ऐसे ही प्ले किया है कि जहाँ पे भी वैल्यूएशन स्ट्रेच होता जा रहा था, हम वहाँ से प्रॉफ़िट बुक करके निकलते जा रहे थे। और जो रिलेटिवली बेटर प्राइस्ड स्टॉक थे, जो रीज़नेबली वैल्यूड स्टॉक्स लग रहे थे, प्रेफर्ड सेक्टर्स में, वहाँ पे हम अपनी पोज़ीशनिंग करते जा रहे थे। इसका एक डाउनसाइड भी है, एक पॉज़िटिव साइड भी है। डाउनसाइड ये हुआ कि अगर मैंने कुछ चीज़ें बेची, तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद उसमें 10, 20, 25% की रैली नहीं आई। आई, लेकिन जो चीज़ों से हमने उसको रिप्लेस किया, हमेशा हम अगर कुछ चीज़ को बेचते हैं, तो या तो हम कैश में रहते हैं, या फिर हम उससे एक बेटर बेट लेना चाहते हैं, जो उससे बेटर परफ़ॉर्म कर सके। तो हमने अगर मान लेते हैं कि किसी चीज़ को जाने भी दिया और उसके बाद वो 10, 20, 25% वो स्टॉक बढ़ जाता है, तो हमारी जो रिप्लेसमेंट है, हम उसको रिप्लेसमेंट ऐसी चीज़ों में करते हैं जो उससे बेटर परफ़ॉर्म करे। मतलब एक्सपेंसिव स्टॉक्स से हम बाहर निकल चुके थे और हमने अपनी प्लेसमेंट रीज़नेबली वैल्यूड स्टॉक, जो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स हमें लग रहे थे, उसमें हमने शिफ्टिंग कर ली थी। तो प्रॉफिट बुकिंग और जो सेक्टर चर्निंग जिसको हम कहते हैं, वो भी किया। अगर आप ये करते तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलता। लेकिन ये रिस्क हमेशा रहता है कि अगर आप किसी चीज़ में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वहाँ से भी ऊपर जाए। दैट इज़ फाइन। अब इसका ये पोजीशनिंग का फ़ायदा ये होगा कि जब नेक्स्ट लेग ऑफ बुल रन आएगा ना, तो आपका पोर्टफोलियो बेटर परफ़ॉर्म करेगा, बिकॉज़ आपने इसको फ्यूचर रेडी कर दिया है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी एक पोर्टफोलियो आप बनाते हैं या मैं बनाता हूँ, या जो मैंने मेरे क्लाइंट्स के लिए भी बनाया, उसमें एक आपको गुड मिक्स रखना पड़ता है, व्हिच वी कॉल स्ट्राइकिंग अ बैलेंस इन बिटवीन रियलाइज्ड गेन्स एंड सेटिंग अप द पोर्टफोलियो फॉर फ्यूचर। दोनों साथ-साथ करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी कमा के खत्म हो जाएगा। आने वाले समय के लिए भी हमको तैयार करना पड़ता है। तो हम हर साल का गेन भी रियलाइज़ करते हैं और उसके आगे के लिए पोर्टफोलियो को भी तैयार करते हैं। तो वो भी काम कर लिया गया। हमने जितनी बुकिंग करनी थी, बुकिंग कर ली, और जहाँ पे हमें जाके बैठना था, हम आगे के लिए बैठ गए हैं। अब क्या होगा? आप भी आगे कुछ भी खरीदेंगे, मैं भी खरीदूँगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट में करेक्शन होगा तो मेरा पोर्टफोलियो नीचे नहीं जाएगा, मेरा पोर्टफोलियो भी नीचे जाएगा। लेकिन जब फिर ये मार्केट का कमबैक होगा,
तो हमारा पोर्टफोलियो में भी बाजार को आउट परफॉर्म करने में ज़्यादा कैपेबल हो सकता है, बिकॉज वैसी पोजिशनिंग हमने करी है, हमको ऐसा करना चाहिए। तो मान के चलिए कि अगर हमने प्रॉफिट बुक करके री इन्वेस्ट किया है, मार्केट नीचे जाता है, तो आपका पोर्टफोलियो करेक्ट करता है, इसका मतलब ये कभी नहीं सोचिएगा कि आपको लॉस हो रहा है। हमारे पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन कम होगा, लेकिन जब मार्केट रिटर्न होगा, ये वैल्यूएशन रीइंस्टेट होगा और मे बी हम बेटर अर्न करेंगे। ये मेथड से अभी तक किया गया है और लोगों को भी आगे करना चाहिए ये चेंज। लेकिन अगर ये चेंज करना है, तो फिर किस-किस लेवल पे करना है, किस तरीके से करना है, ये भी जान लीजिए। आज 24,400 आया और हमने थोड़ी खरीदारी सेलेक्ट प्लेसेस पे कर ली, क्योंकि ये एक लेवल बनता है, मार्केट गिर रहा है, जहाँ हमें खरीदारी करनी थी। आप लोगों को भी बोला था कि इस लेवल पे सपोर्ट मिलेगा, चाहिए तो थोड़ा बहुत खरीदारी यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसके बाद प्लान क्या होना चाहिए? यहाँ से मार्केट अगर पलट भी जाता है, तो हम अभी लेवल्स बात करेंगे, जब तक वो नहीं निकलेगा, हम ये नहीं कह पाएँगे कि मार्केट ठीक हो गया। इसलिए फर्दर खरीदारी नहीं। फर्दर खरीदारी कब? या तो आप समझें कि 23,500 प्लस माइनस सम डिफरेंस जो हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पे फिर खरीदारी कीजिए और 22,000 जो मैंने कैलकुलेशंस दिए हैं, वहाँ पे फुल्ली इन्वेस्टेड रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अंटिल देन नो लिवरेज, वहाँ तक भी लिवरेज मत कीजिएगा। उसके नीचे जाएगा तो डिस्कस करेंगे। तो अब हमको फर्दर खरीदारी कैसे करनी है या मैं कैसे करूँगा वो भी क्लियर है। लेकिन फिर अगर मार्केट यहाँ से चलता है, तो फिर मैं प्रॉफिट बुक करूँगा। लेकिन अब 26,000 पे नहीं करूँगा, बिकॉज़ बाज़ार से हीट निकल रहा है और आप भी अगर नई खरीदारी करते हैं, मेबी 28,000 की तरफ हमको प्रॉफिट फिर से बुक करना है और उसी स्ट्रैटेजी से हम यहाँ से आगे चलने वाले हैं। तो अब हम इन्वेस्टेड हैं इस लेवल पे, फर्दर इन्वेस्टमेंट 23 एंड हाफ के तरफ। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, विल एन्जॉय द राइड 28,000 की तरफ हम फिर से प्रॉफिट बुक करेंगे और ये रेगुलर काम करना पड़ेगा, बिकॉज़ मार्केट का डायनामिक्स चेंज हो चुका है। कुछ सेक्टर्स अवॉइड करने हैं। अब जो हमने बोला कि हमने प्रॉफिट बुक किया, आपको भी बोला, तो किस सेक्टर से निकलना था हमको जो एक्सपेंसिव्स थे, क्या-क्या थे? इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स अंडरवेट बाहर निकल गए, इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरवेट बाहर निकल गए, डायरेक्ट ऑटो अंडरवेट बाहर निकल गए। जितने भी ओवर क्राउडेड प्लेसेस हैं, डिफेंस, रेलवेज, पीएसयू, ग्रीन एनर्जी, ये सब क्राउडेड प्लेसेस हैं, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, यहाँ से बाहर। ऑल्सो क्यों बाहर? गवर्नमेंट केपेक्स थम रहा है, प्राइवेट केपेक्स का अभी कोई हालचाल समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए इस प्लेस से बाहर जाएं। कहाँ खरीदें, या हमारी पोजीशनिंग जो अब है पोर्टफोलियो की कैसी है, या आपको कैसे करना चाहिए। वो सारे जगह जहां पे पर कैपिटा जीडीपी बढ़ने से फायदा हो सकता है, उन सारी जगह पे जाके बैठ जाइए, बिकॉज कोई कुछ भी नहीं करेगा। जीडीपी 6-6.5% पे भी ग्रो करेगी, हमारा पैसा ग्रो करेगा और वो सब जगह पे पैसा बनेगा, समय देंगे तो। कैसा? हेल्थ केयर एंड फार्मा, पूरा नेचर चेंज हो जाएगा इस इंडस्ट्री का मेरे हिसाब से। द रीज़न इज़ हम हेल्थ केयर एंड फार्मा के डेवलपमेंट में भी सबसे नए हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ जो चीज़ें अब लग रही हैं, जो बन रही हैं, ये सब टेक्नोलॉजिकली मच एडवांस्ड होंगी, इवन फ्रॉम एडवांस्ड इकोनॉमी, बिकॉज़ हमारे यहाँ अब फार्मा का ग्रोथ आ रहा है। तो हेल्थ केयर एंड फार्मा आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा रहेगा, वहाँ पे हमने भी पोज़ीशनिंग की है, आप भी करें। प्रीमियमाइज़ेशन दूसरा थीम, वो रखिए। पर कैपिटा जीडीपी बढ़ रहा है, बढ़ेगा, प्रीमियमाइजेशन बढ़ेगा, यहाँ पे बने रहिए। क्यूएसआर, जितने भी मेट्रोज, मिनी मेट्रोज, टियर 3 सिटीज हैं, जहाँ-जहाँ पे भी नौकरी अच्छी है, जहाँ-जहाँ पे भी कमाई अच्छी है, जहाँ-जहाँ पे भी बिजनेस अच्छा है, वहाँ-वहाँ पे क्यूएसआर जबरदस्त चलेगा, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है। उसमें बने रहिए। रिटेल, रिटेल में हर कुछ कंजम्पशन पे डिपेंड करता है, पर कैपिटा जीडीपी बना रहे बढ़ेगा, रिटेल में बने रहिए, उसमें पैसा मिलेगा। केमिकल, काफ़ी केमिकल में केपेक्स हो रहा है, कंपनीज़ केपेक्स कर रही हैं। अभी स्वेटिंग चल रही है, सम फाइन डे इनका समय आएगा, मेबी अभी भी 1 साल लग सकता है, लेकिन आएगा, अदरवाइज़ कंपनीज़ इतनी केपेक्स नहीं करती यहाँ से। ऑटो मैंने मना किया, लेकिन ऑटो एंसिलरी में हमको बने रहना है, बिकॉज़ कल ही मैंने एक ओला का स्कूटर देखा था, एक गड्ढे में गया और इतनी ज़ोर की आवाज़ जैसे किसी ने बहुत बड़ा
कुछ पत्थर पटक दिया और वो खुद भी रुक के देख रहे थे कि गाड़ी कहीं 2 टुकड़े में तो नहीं हो गई है। तो ईवी तो चलता रहेगा और भले ही आइस इंजन पे इश्यू हो, लेकिन गाड़ियाँ बनती रहेंगी, गाड़ियों की रिप्लेसमेंट होती रहेगी, पार्ट की रिप्लेसमेंट होते रहेंगे। तो ऑल्टो एंसिलरी में बने रहिए। एक नया सेक्टर जो मैंने ऐड किया था, फिर उसको रिपीट करता हूँ, उसमें कंपनीज़ बड़े कम हैं क्वालिटी के, लेकिन हाँ, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, इसमें भी बने रहना है। और कभी करेक्शन में मिलता है, अच्छे करेक्शन में, तो एनर्जी डिमांड भारत में बहुत बढ़ेगी एआई वगैरह लेके, तो पावर में भी पोजीशनिंग करेंगे। यहाँ पे आप फ्यूचर पोजीशनिंग अभी भी कीजिए, गिरावट में कीजिए। हमने अपनी पोजीशनिंग इन्हीं सेक्टर्स में की है, अगर हमने प्रॉफिट बुक करके सेक्टर रोटेशन किया है, तो यहाँ पे किया है। ये हमारा प्लान है। इन अ नटशेल प्लान ये है कि FY 25 की कमाई हो गई, जितने रिटर्न चाहिए थे बन गया। अब हमने पोर्टफोलियो को FY 26 के लिए रेडी कर लिया है। इन बिटवीन ध्यान रखिएगा, बहुत टर्बुलेंस है। ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको वन वे रन देने वाला है, यहाँ से भी टर्बुलेंस रहेगा। गिरावट में खरीदारी कीजिए, डरिए मत। FY 26 के हिसाब से सोचिए, पैसा अच्छा बनेगा। जी, आपने अपने सारे सेक्टर्स का जो आउटलुक दिया है, उस पर ओम प्रकाश तिवारी जी कमेंट कर रहे हैं कि लोग लिकर पीते रहेंगे, फिर दवा खाते रहेंगे। तो ये दोनों सेक्टर ज़िंदाबाद। लेकिन उस कारण से नहीं कह रहा हूँ मैं, देखिए ये तो आज नहीं सदियों से होता आ रहा है। देखिए हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट अब इसलिए बढ़ रही है और नेचर इसलिए चेंज हो रहा है कि हमारे पास पैसे आ रहे हैं। नहीं तो पैसे नहीं रहेंगे तो इलाज कहाँ से होगा? इसलिए आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। अब हम डिमांड कर रहे हैं ना हेल्थ केयर का। प्लस अब पहले क्या था कि आप दवाई लेने के लिए 12 बजे रात में कहाँ पे जाएँ? अब कहाँ है? अब तो आपके पास चेन पड़ा हुआ है, 24 आवर्स के लिए डिलीवरी पड़ी हुई है। तो ये सब नेचर चेंज हो जाएगा, मार्केट रिक्वायरमेंट ही चेंज हो जाएगी। अभी शुरुआत है। जिस तरह से रिटेल का ग्रो आप मान लीजिए कि हेल्थ केयर सेक्टर भी एक रिटेल की तरह ग्रो करेगा। तो अभी बहुत चेंजेस हैं यहाँ पे। जी, और साथ में इन्हीं की ये दूसरी टिप्पणी भी है कि एफआईआई ने फिर से लगभग 4,000 करोड़ रुपए की बिकवाली कर ली है। क्या चल रहा है वहाँ पर? ठीक है, तो इस बात को भी समझिए ओम प्रकाश जी। ऐसा है कि जिस समय आप $2000 पर कैपिटा जीडीपी होते थे, जिस समय हमारे पास 2% ऑफ द पॉपुलेशन इन्वेस्ट करता था इक्विटी मार्केट में, आपके एफआईआईज़ का बहुत ज़ोर चलता था। आज के तारीख में 4.5 टू 5% ऑफ द पॉपुलेशन इन्वेस्ट करता है इक्विटी मार्केट में। आने वाले समय में यही 8% होगा, 10% होगा, 15% होगा, 20% होगा। धीरे-धीरे आपके एफआईआई का इम्पोर्टेंस कम से खत्म हो जाएगा। इम्पोर्टेंस आपके अपने प्लेयर्स का ज़्यादा रहेगा। अभी चूँकि हमारी अपने पैसों की ताकत उतनी नहीं है, इसलिए हम एफआईआईज़ करते हैं। लेकिन धीरे-धीरे आप देख रहे हैं कि उनका इम्पैक्ट कम हो रहा है। हाँ, इसमें एक ज़रूरी बात ये रहेगी कि आपके पैसा बनाने का तरीका अलग होना चाहिए। अगर आप एफआईआईज़ को देख के पैसा बनाने की कोशिश करेंगे तो मेबी पिछले 3 साल में तो अच्छा पैसा नहीं बनता, आगे भी नहीं बनेगा। बिकॉज़ वो जहाँ पे हैं, वहाँ पे आप देख लीजिए ज़्यादा रन तो बन आया नहीं है, बहुत रिटर्न मिला नहीं है। आपको पोज़ीशनिंग करनी पड़ेगी अपने डोमेस्टिक मनी के पावर के हिसाब से, तब पैसा बनेगा। जी। चलिए, तो अब ये मोटे-मोटे तौर पे एक एनालिसिस आपने अपनी तरफ से रख दी। अब निफ्टी के जिन लेवल्स का हमें आगे ध्यान रखना है, उनकी बात कर लेते हैं। और उससे पहले मुझे ये ध्यान में आता है कि इस वित्त वर्ष की शुरुआत से ही हम लोग बातें करते रहे हैं कि भई पहले हम 24,000 की बात कर रहे थे कि अच्छा 24 हो जाएगा, 24 में 24 ये एक फ्रेज़ चला था। उसके बाद फिर लगा कि नहीं, अब 24 तो निकल गया, अब 25 की बारी है। अ, तो उसमें भी था कि अच्छा फाइनेंशियल ईयर के एंड में या साल के अंत तक, तो वो 25 भी निकल गया। उसके बाद फिर 26 तक भी पहुँच गया। वहाँ पर आपने कह दिया कि भैया ये एक्सटेंडेड रैली है। मतलब अपने शब्दों में आपने साफ कह दिया कि भई अब इसके आगे मुझे नहीं पता कि कहाँ से इसको पलटना है, लेकिन पलटना है। तो उसके बाद फिर कितना गया? 300 पॉइंट और गया वहाँ से। लेकिन अभी भी ये वो जैसे एक सिनेमा में नाना पाटेकर बुलाते हैं, अब पलटेगा, पलटेगा, पलट तो पलट गया है क्या? मतलब या फिर वापस पलटने के लिए ही पलटा है?
देखिए ये पलटा है तो आप मान लीजिए कि अच्छे के लिए पलटा है। नहीं तो जितना हीट बिल्ड हो रहा था ना, अगर हम जी, 25-27 ट्रेलिंग पीई की तरफ चले जाते थे तो मार्केट क्रैश के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। लेकिन सही समय पे हम संभल गए हैं और ये जी, करेक्शन हो रहा है, होना चाहिए। हाँ, मिड कैप और स्मॉल कैप को अलग से समझेंगे। बहुत लोगों का वहाँ पे क्वेश्चन है, उसको अलग से समझेंगे। लेकिन निफ्टी में ऐसा है कि अभी जिस लेवल पे है 24,400 के आसपास से एक रिवर्सल मेरे हिसाब से होना चाहिए। वो सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं अभी। जी। इसलिए लेकिन जब तक हाँ, पूछिए? जो बेसिक एनवायरनमेंट में फ़र्क आया है कि अभी से कुछ महीने पहले तक आप किसी से भी पूछते तो वो जस्टिफ़िकेशन देता है कि हाँ अ, सेंसेक्स निफ्टी में दिक्कत नहीं है। वैल्यूएशन थोड़े महँगे हैं, बाज़ार के कुछ हिस्सों में महँगे हैं, मिड कैप में हैं थोड़े, स्मॉल कैप के कुछ पॉकेट्स में हैं, लेकिन लार्ज कैप ठीक है मोटा-मोटी, सेंसेक्स निफ्टी को लेके डर नहीं है, सब ठीक है। अब लोगों की भाषा बदली है। अब वो कह रहे हैं नहीं जितना सोचा था उतनी अर्निंग आएगी, नहीं आएगी इसको लेके सवाल है। अगर अर्निंग के एस्टीमेट ही नीचे आ रहे हैं तो फिर ये कैसे टिकेगा बाज़ार? मतलब अब लोगों के मन में डर आ रहा है, लोगों की भाषा बदल रही है। यही फ़र्क है ना राजीव जी कि आपके चैनल में और न्यूज़ चैनल में आप मेरा मुँह पकड़ के ये नहीं बोलते हैं कि यही बोलो। आप ये बोलते हैं जो सही है वो बोलो। न्यूज़ चैनल में क्या है, आओ तो कुछ बोल के जाओ। क्या करेंगे बेचारे वो भी? उनको कुछ बोलना है, जस्टिफ़ाई करना है और देखिए ज़िम्मेवारी भी ऐसी है कि नेगेटिव बोल देंगे तो फिर बिज़नेस चला जाएगा। इसलिए कुछ न कुछ पॉज़िटिव समझाना पड़ता है और मेरी आदत ये है कि जो है सामने से बता दूँगा, डर लगता है, डर लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की वैसे कोई ज़रूरत है नहीं। इसलिए अभी भी कह रहा हूँ, अब नैरेटिव आपका चेंज होगा। अब आपको डर लगेगा कि इकोनॉमी खराब हो जाएगी, अब आपको डर लगेगा कि गया इज़राइल का वॉर तो कुछ करके ही जाएगा, अब आपको लगेगा कि ऑयल प्राइस कुछ हो जाएगा, गोल्ड 3000 पे चला गया मतलब कुछ खराबी है, तो अब सब नेगेटिव पेंट होगा और यही टाइम है अब आप शुरू कर दीजिए खरीदना, कोई दिक्कत नहीं है, सोच में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आप नंबर्स को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, जहाँ आपका जैसा पोज़ीशन है, आप उसको जस्टिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ द प्रॉब्लम। आपका पोजीशन लॉन्ग है, आप मार्केट को लॉन्ग जस्टिफाई करेंगे। आपका पोजीशन शॉर्ट है, आप मार्केट को शॉर्ट जस्टिफाई करेंगे एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। मार्केट जो कह रहा है एज़ इट इज़ उसको रीड कीजिए। मार्केट ये कह रहा है कि तुमने मुझे ज़बरदस्ती बहुत खींच लिया, अब थोड़ा शांत होने दो। एक लेवल के बाद आप वैल्यूएशन में वैल्यू देखेंगे, हर जगह वैल्यू देखेंगे। मिड कैप, स्मॉल कैप में भी देखेंगे। किस पॉकेट में वो डिस्कस करेंगे। वहाँ से फिर खरीदारी शुरू कीजिए। इस तरह के शेक ऑफ आएँगे ही आएँगे अगर आप मार्केट को रेस्ट नहीं देंगे तो और ये शेक ऑफ नॉर्मलाइज़ करेंगे आपको मार्केट को। पहली बार ही 50 डीएमए से इतना दे दूर गए हैं हम, तो मेबी 200 डीएमए हो सकता है इस बार हमको देखने को मिले। अदरवाइज़ ये जनरल नॉर्मल रूटीन करेक्शन से ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं लगता है। मैं नहीं मानता कि हमारी इकोनॉमी 6.5%, सवा 6%, 6.5% से कोई नीचे जाने वाली है, इतना हमारे यहाँ कंजम्पशन का इश्यू नहीं है। ग्राफ देख चुके हैं, जीडीपी से बेटर हमारा कंजम्पशन ड्राइव हो रहा है। कंजम्पशन इज़ मोर देन 60% बास्केट ऑफ आवर जीडीपी, कोई इतना इश्यू नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात ध्यान रखिएगा, हमारे पास क्या सहारा आने वाला है, इंटरेस्ट रेट कट होगा। अगर पहले करेक्शन हो गया तो रेट कट के बाद का जो सबसे बड़ा रिस्क आने वाला था वो नहीं आएगा, वो हमारे फ़ेवर में चला जाएगा। इकोनॉमी खराब हो रही है, तो क्या होगा? रेट कट ही करेंगे ना और रेट कट होगा तो क्या होगा? फिर इक्विटी में आग लगेगी। हर तरफ से आप अगर अपने आप को गिरावट में खरीदारी करेंगे और अपने आप को अलाउ करेंगे, आपका पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन 10-20% डाउन भी जाए देखने के लिए अगर आप अपने आप को अलाउ करेंगे, ये मार्केट आपको डेढ़ 2-3 साल में अच्छा पैसा बना के देगा ही देगा, कोई डाउट नहीं। जी, तो इस समय की कहानी मोटे तौर पे आपके हिसाब से ये है कि यहाँ पे एक टुकड़ा खरीदारी कर ली, आगे नीचे मौके मिलेंगे तो फिर खरीदेंगे और 22,000 के आसपास जितना पैसा लगा सकने लायक होगा, वो सब लगा कर के बैठ जाएँगे। उसके बाद फिर निश्चिंत रहेंगे। उसके बाद अगर गिरे भी तो भी कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं, गियरिंग नहीं करेंगे मतलब लिवरेज नहीं करेंगे। जी, किसी भी तरह से बाहर से लोन पे पैसा नहीं उठाएँगे, अपना पैसा सारा लगा के बैठ जाइए और अलाउ कीजिए। हाँ, अगर मान लीजिए 20,000 और ना चला ही गया तो वहाँ कीजिए मुझे और ना ही वहाँ पे ये पैनिक करना कि अरे हमने तो हम ऊपर 24,000 से खरीदते आ रहे हैं और ये 22,000 के भी नीचे जा रहा है, अब क्या करें?
वहां पर बेच-बाच करके सब भाग करके निकल जाओ कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये तो बहुत नुकसान हो रहा है? अगर ऐसा किसी को भी लगे, तो कोविड के समय मैं पर्सनली और मेरे सारे क्लाइंट्स 9 टू 10,000 के रेंज में हम फुल्ली इन्वेस्टेड थे। निफ्टी 7 साढ़े 7,000 भी गया। वो जाएगा, मेरे रोकने से नहीं रुकेगा। लेकिन आपके पास उदाहरण है, एग्ज़ाम्पल है, अगर आप रुके होते तो आपका 9,000 का 18,000 नहीं, निफ्टी 24,000 है। आप समझें क्या बन सकता है। तो अगर यहाँ से आपको 22 का 20 जाने से डर लगता है, तो आप एक बार ये सोचिएगा कि निफ्टी का मेरा प्रोजेक्शन 37,000 का है, 2028 तक उसको लेके आऊँगा, अभी 2030 रखा है, 2028 तक उसको लेके आऊँगा। तो 22 से 20,000 में आपको डरना है, कुआँ में कूद जाना है कि 22,000 से 37,000 के लिए तैयारी करनी है। जी। तो चलिए, ये तो काफ़ी दूर-दूर की बातें हो गई, अब एकदम पास की बातें कर लेते हैं। अभी इमीडिएटली इस हफ्ते जो समय बचा है, फिर साप्ताहिक समीक्षा में तो मिलेंगे ही हम लोग। इस बीच में क्या-क्या करना है? देखिए क्या-क्या लेवल देखते हैं? आज जो इस लेवल पे जो करना था कर लिया, 24,400 के नीचे करेक्शन फर्दर एक्सटेंड होगा। 23,500 के आसपास 200 ईएमए है, उसके अलावा कोई लेवल मेरे पास बात करने के लिए नहीं रहेगा। इम्पोर्टेंट जो लास्ट टाइम बोला था, लास्ट डिस्कशन में फिर वही बोलता हूँ। जब तक निफ्टी आपको 25,200 के ऊपर क्लोज नहीं देना शुरू करे, आपको एडवेंचरस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर हम बेटर लेवल का वेट करेंगे। इन केस आपको एडवेंचर करना है, आपके पास सिर्फ 600 पॉइंट का रेंज है, 24,400 से 25,000। इस 600 पॉइंट में आपको ऑसिलेशन ट्रेड करना है, एडवेंचर करना है, जो भी करना है कर सकते हैं। मिड जी, कैप और स्मॉल कैप, जनरल मिड कैप और स्मॉल कैप, जनरल आई एम सेइंग, उससे दूर रहिएगा, बिकॉज़ वो सीएजीआर अब नहीं मिलेगा। मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना अभी भी अच्छी चीज़ है, लेकिन जो सेक्टर्स हमने डिस्कस किए उसमें अच्छी पेडिग्री ढूँढिए, अच्छे वैल्यूएशन पे ढूँढिए, उसमें जोड़ते रहिए। वहाँ पे स्मॉल कैप, मिड कैप कंपनीज़ पे फ़र्क पड़ेगा ना, वो मार्केट कैप से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहाँ पे कंपनीज़ के अपने क्या प्लान्स हैं, उससे फ़र्क पड़ेगा। जी। यहाँ एक छोटा-सा जादू दिखाते हैं। अब ये जो बॉटम है, कब का है? 5 अगस्त का। वहाँ से हमने जो रिट्रेसमेंट ले रखा है, अभी रिसेंट टॉप का 26,280 के आसपास का। अभी 78% रिट्रेसमेंट के आसपास आज का जो हमें लोअर लेवल दिख रहा है, वो नज़र आ रहा है। तो 78% रिट्रेसमेंट तक ये आ चुका है। अब हम इस रिट्रेसमेंट को ही थोड़ा-सा एक्सटेंड कर देते हैं और ले चलते हैं इसे 6 जून पे। और यहाँ पे वही आज का जो अभी अगस्त वाले लेवल से जो ये 78.6 दिख रहा था, वो अब जून वाले लेवल से दिख रहा है 38.2% का रिट्रेसमेंट यहीं पर आ रहा है, बिल्कुल। तो ये जो भरोसा है आपका कि शायद यहीं से बाज़ार एक बार को पलटे, तो क्या ये रिट्रेसमेंट के आधार पे ये भरोसा बन रहा है या कुछ और भी चीज़ें साथ में आप देख रहे हैं? लेकिन खटका मुझे क्या लग रहा है कि ये जो आज की कैंडल है ना, ये उल्टी हथौड़ी बनी है और ये उल्टी हथौड़ी आमतौर पे मतलब थोड़ा-सा यही संकेत देती है कि ऊपर जाने की जो कोशिश हुई थी, वो बेकार हो गई। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूँ, ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें इस स्ट्रक्चर में भी कोई कम्फर्ट नहीं है यहाँ से रिवर्सल का। अगर 24,400 ये हफ्ते नहीं टूटा, तो बाज़ार काफ़ी गिर चुका है एक बार के लिए। लेकिन ये फिर से गिर के टूट सकता है जब तक आपके पास 25,200 के ऊपर क्लोज़ नहीं मिले। इसलिए एक डायरेक्शन ले लीजिए, मार्केट का डायरेक्शन अभी डाउन है। कितना? जब तक 25,200 नहीं निकले उसको हम नीचे लेके आएँगे फिर बाद में। फिलहाल जब तक वो नहीं निकली ये ट्राजेक्टरी डाउन ही है। 200 डीएमए तक डाउन है, धीरे-धीरे। ये मार्केट क्रैश होने वाला नहीं है राजू जी। और इसमें आपको और हमको, हम सबको बहुत बड़ा धन्यवाद अपने रेगुलेटर को देना होगा। जिस तरह से पिछले आप समझें कि 6-8 सालों में ब्रोकर्स को टाइट किया गया है, मार्जिन्स को लेके, सबके बिज़नेस पे असर पड़ा है, लेकिन सिस्टम कितना अच्छा हो गया है, रोबस्ट हो गया है। अब पहले जैसा डेरिवेटिव्स का क्रैश सुनाई तो नहीं दे रहा कम से कम। ये सिस्टम इतना अच्छा हो गया कि मुझे नहीं लगता कि मार्केट क्रैश होगा, हमारे मार्केट में खराबी के कारण। अननोन, अनसीन, अनफोरसीन चीज़ें दिख गई। मान लीजिए कुछ कोविड जैसा हो गया, किसी दिन ओवरनाइट कोई
बड़ा बॉम्ब ही किसी के ऊपर गिरा दे, तो वो बात अलग है, उसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, उसमें सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं है। वो एक तरह से आप समझें कि अनहोनी है उसके कारण से। तो कैटास्ट्रॉफ का कुछ नहीं किया जा सकता। नेचुरल कैलामिटी का कुछ नहीं किया जा सकता। अदरवाइज़ ये मार्केट क्रैश वाला नहीं है। स्लोली ड्रिफ्ट डाउन करेगा, समटाइम सम फाइंड अ वैल्यू विल इमर्ज, मे बी अराउंड 200 ईएमए, फिर ये मार्केट रिवर्सल देगा और आपका 28,000 के लिए रेडी करेगा।